Hello everyone, welcome to Officer Bitia. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with a discussion. देखते हैं आज कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट रिस्टोरेशन, बायो रिस्टोरेशन. इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लेज़र टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो पुराने किले बने होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टोन वर्क्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, ताकि हम उनको नया कर सकें यूजिंग द सेम टेक्निक जिस टेक्निक को यूज़ करके वो बनाए गए थे. तो इसमें आज हम लेज़र टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि मॉन्यूमेंट्स का ऑयल, डर्ट, ग्लू या कोई पॉल्यूटेंट है वो रिमूव हो सके. बट 1980s के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं जिसमें हम रिस्टोरेशन करते हैं अपने मॉन्यूमेंट्स का. तो देखते हैं बायो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करते हैं जिससे हमारी जो पेंटिंग है वो एकदम फ्रेश नज़र आती है, एकदम न्यू हो जाती है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया होता है उसको क्लीन कर देते हैं. जो मार्बल होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको दे ईट अप एंड दे क्लीन द सरफेस. जो मॉन्यूमेंट है इसको ऑब्टेन किया गया था केव हिल सिमेट्री से, जो कि यूएस में लोकेटेड है. जो रिसर्चर्स है उन्होंने डेसल्फोब्रियो वल्गैरिस जो बैक्टीरिया है उसको यूज़ किया था. दिस इज़ द नेम ऑफ बैक्टीरिया, ताकि जो मार्बल मॉन्यूमेंट है वो क्लीन हो सके. एंड बेसिकली यही बैक्टीरिया एलिगोरी ऑफ डेथ, एक मॉन्यूमेंट है, आर्टवर्क है, उसको रिस्टोर करने में भी यूज आया था. एंड ये रिकवर्ड किया गया है फ्रॉम इंग्लिश सिमेट्री इन फ्लोरेंस. अब फ्लोरेंस मिस्ट्रीज देखते हैं. फ्लोरेंस इट इज़ अ सिटी दैट इज़ लोकेटेड इन इटली. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मास्टरपीस है जो हमारे रेनेसा की एज है, जो हमारा रेनेसा पीरियड था, जहाँ पर एज ऑफ रैशनलिज्म जिसको बोलते हैं, जहाँ पर लोगों को एनलाइटनमेंट आई थी, जहाँ से हमने क्वेश्चन करना शुरू किया था अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ पर एज ऑफ क्वेश्चनिंग भी जिसको बोलते हैं. तो उस पीरियड के, उस पर्टिकुलर एरा के काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स, मास्टरपीसेस हमें मिलते हैं. एंड यही जो बैक्टीरिया है वो यूज़ होता है ताकि हम सारे मॉन्यूमेंट्स को रिकवर कर सकें, एंड हमने किया भी है. एक रिसर्चर है जो कि फ्लोरेंस में, उन्होंने जो डर्ट थी मॉन्यूमेंट की वो भी हटा दी थी. एंड दिस वाज डन विद द हेल्प ऑफ सुडोमोनास बैक्टीरिया. तो दिस इज़ द नेम ऑफ अनदर बैक्टीरिया जिसको यूज़ करके किसी पर्टिकुलर मार्बल स्टैचू के हेयर में अगर डर्ट थी तो उसको हटा दिया गया था. द सुडोमोनास बैक्टीरिया बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को क्लीन करने में हेल्प कर रहा है. सिर्फ मार्बल ही नहीं, ग्रेनाइट स्लैब्स भी, हिस्टोरिकल ब्रिजेस या फिर चैपल वॉल्स जो कि स्पेन में है. जो चर्च ऑफ सेंटोस है स्पेन में एंड कॉम्पैट सेंटो मॉन्यूमेंट है इटली में, उसको भी हेल्प किया था रिस्टोर करने में. और ये जो दोनों मॉन्यूमेंट्स है ये 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं. और यही बैक्टीरिया यूज हुआ था टू क्लीन ट्रियम्फ ऑफ डेथ फ्रियास्को. और जो सिमेट्री है कैंपो सेंटो में वो बॉम्बार्ड हुई थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड उस टाइम के बाद रोडोकोकस बैक्टीरिया यूज हुआ था ताकि जो ऑयल है, कास्केडिंग मोल्ड है या फिर ग्लू को क्लीन किया जा सकते. तो आप देख सकते हैं हमने 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी किया है. तो कैसे बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीननेस का काम करने के लिए. कोई ऑयल रिमूव कर रहा है, कोई डर्ट रिमूव कर रहा है, तो दिस इज अ टाइप कि कैसे बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं. इसलिए हम बोल रहे हैं बायो रिस्टोरेशन. बायो मीन्स बायो ऑर्गेनिजम्स का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. अब देखते हैं काम कैसे करता है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको सॉल्यूशन में डिप करते हैं जहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स होते हैं यूजिंग डिफरेंट डिलीवरी मैकेनिज्म, जैसे कि कार्बोजेल है, कॉटन है या फिर हाइड्रोबायोजेल है, सेप्यूलाइट है. इनके तरीके से हम पानी में, कोई सॉल्यूशन में हम बैक्टीरिया सेल्स डिसॉल्व कर रहे हैं. एंड बैक्टीरिया का जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उसको मॉन्यूमेंट से अप्लाई करने के पहले उनको एक डिफरेंट मीडियम में ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट इज ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया. ये बेसिकली एक तरह का रिस्टोरेशन प्रोसेस है, बायो रिस्टोरेशन का ही पार्ट है. यहाँ पर हम ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं. एंड जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रहे हैं ताकि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का हम यूज़ कर सकें ताजमहल को रिस्टोर करने में. तो अब हम ताजमहल को भी रिस्टोर कर रहे हैं. ताजमहल में क्या क्या कमी आ रही है, ताजमहल की जो कलर है, जो वाइट कलर था वो अब डिस्कलरेशन होता जा रहा है, थोड़ा येलोइश होता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है. एंड जो साइंटिस्ट है वो बिलीव कहते हैं कि जो कैल्सिफाइंग बैक्टीरिया है वही यूज़ हो सकता है ताज में ताकि उसका वाइट कलर आ सके. जो कैल्शियम बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट से होते हैं, उनका जो केमिकल रिएक्शन, तो इस तरीके से ताजमहल को भी रिस्टोर किया जा सकता है.
नेक्स्ट इज वल्नरेबल विटनेस डिस्पोजिशन सेंटर स्कीम। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हाई कोर्ट को कि एक तरीके से एक एस्टिमेट मैन पावर प्रोवाइड किया जाए जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को हेल्प करे पूरे जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट होने के लिए। एंड इसका टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 3 months। इसमें न्यू डेफिनेशंस डाली गई है वल्नरेबल विक्टिम्स की। अब देखेंगे वल्नरेबल विक्टिम्स कौन है, किसको बोलते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन की है जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेक्सुअली असॉल्टेड विक्टिम्स को एज अ वल्नरेबल विटनेस बताया गया है। और भी वल्नरेबल विक्टिम्स है जैसे कि जेंडर न्यूट्रल विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, विटनेस अंडर थ्रेट परसेप्शन। ये जो विटनेस होते हैं जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर आते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार लॉन्च की थी 2018 में। या फिर विटनेस अगर कोई मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है जो कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में डिफाइंड है, या फिर कोई हियरिंग से इम्पेयर्ड है या स्पीच में डिसेबल है, या फिर कोई पर्सन कोई डिसेबिलिटी है, जो भी डेफिनेशन है कोर्ट्स की उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आता है। ऑल्सो सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम जो कि डिफाइंड अंडर सेक्शन 377 ऑफ IPC। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ विटनेसेस वल्नरेबल विक्टिम्स जिसको हम बोल रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिकॉग्नाइज किया है। अब इस स्कीम के बारे में देखते हैं। जो सेंटर है एक तरह से सेफ इन्वायरमेंट बनाना चाहता है ताकि जो वल्नरेबल विक्टिम्स है उनकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सके। अगर कोई डिसेबल पर्सन या कोई वल्नरेबल विक्टिम है वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपनी जजमेंट देता है, अपना कोई डिसीजन देता है या कोई अपनी गवाही देता है, तब कई बार ऐसा होता है जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो प्रोसिक्यूशन के जो लोग होते हैं वो उनको टॉर्चर करते हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो सके उनकी सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सारे मेजर कर रही है एंड बेसिकली ये स्कीम भी वही काम कर रही है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर हाई कोर्ट को बोला गया है कि एक कमेटी बनाई जाए वल्नरेबल पीपल के लिए, सेंटर्स बनाए जाए एंड कोई भी केसेस है उनको जल्दी से निपटा दिया जाए। की फीचर्स क्या है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे कि कैसे जो सेंटर्स हैं बनाए जाएंगे इनको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टाफ बेंच एंड बार को। जो इनिशियल टेन्योर होगा जो चेयरमैन मैन होंगे इस पर्टिकुलर कमेटी के उनका सिर्फ टेन्योर 2 years का हम दे रहे हैं यहाँ पर। एंड एक कहा गया है कि एक हमारा जो वल्नरेबल कमेटी सेंटर है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो होना ही चाहिए। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स की भी बात हो रही है जो कि कोर्ट प्रमाइसिस में लोकेटेड होगी या फिर कोर्ट्स के डिस्टेंस में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा कोर्ट से वहाँ पर लोकेट किया जाएगा। एंड जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं ये भी लोकेट होंगे विद इन द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स। तो इन सेंटर्स को आसपास ही बनाने की बात की जा रही है ताकि कोई कोऑर्डिनेशन हो तो वो ईजिली हो सके। अब देखते हैं कि इसने जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की है ताकि जो स्कीम है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑलरेडी ये सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात की है और ये भी कहा है कि कोई अगर नेसेसरी मॉडिफिकेशन है तो आप कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि क्या डेफिनेशन होती थी वल्नरेबल विक्टिम्स की। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था उन्होंने कहा था कि वल्नरेबल विक्टिम्स वो होते हैं जो अंडर एज 18 years के होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। सिर्फ जो लोग मेंटल इलनेस और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम से सफ़र कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उनका या फिर कोई मेंटल इलनेस से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको हम वल्नरेबल विक्टिम्स बोल रहे हैं। बट अब जो डेफिनेशन आई है हमने देखा है कितनी लार्ज उसमें काफ़ी सारे कैटेगरी ऑफ पीपल को इंक्लूड कर दिया गया है ताकि हर एक वर्ग के लोग उसमें शामिल हो सके और अपने आप को आइसोलेटेड ना फील कर पाए। नेक्स्ट इज अबाउट गुलाबो जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्लोथ बियर था। अब इसकी डेथ हो गई है। ये था वन विहार नेशनल पार्क एंड जू भोपाल में। इस बियर की एज हो गई थी 40 years, इसलिए इसकी डेथ हो चुकी है। ये बहुत बूढ़ा हो गया था। इसका नाम रखा गया था गुलाबो। अब इसके बारे में देखते हैं स्लोथ बियर के लिए। जो फीमेल स्लोथ बियर था एक तरह से बहुत अट्रैक्शन था, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टार अट्रैक्शन था इस पार्क का। इसको मदारी से या स्ट्रीट परफॉर्मर ने रेस्क्यू किया था जब ये 25 years ओल्ड की थी 2006 में। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इसकी जो डेथ हुई है वो इंटरनल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। बाद में इसको क्रीमेट किया गया। अब देखते हैं जो वन विहार वाइल्ड लाइफ है वहाँ जो इंस्टीट्यूट है वही हेल्थ केयर या जो भी स्लोथ बियर्स की हेल्प करता है उनका ध्यान रखता है। अब स्लोथ बियर्स के बारे में देखते हैं। जो स्लोथ बियर्स हैं इनको साइंटिफिकली हम मेलोरसस यूरसन्स बोलते हैं। ये एक तरह से बियर स्पीशीज हैं जो कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। ये फ्रूट्स, आंट्स एंड टर्माइट्स पे इनका जो ये खाना होता है
एंड इनको हमने IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में डाला है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि स्लोथ बियर वल्नरेबल कैटेगरी में आ रहे हैं क्योंकि इनका डिग्रेडेशन होता जा रहा है एंड हैबिटेट भी लॉस होता जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि इनको लैबिएटेड बियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो लोअर लिप है वो बहुत लंबा होता है एंड पैलेट होता है, जहाँ पर ये हेल्प करता है अगर इंसेक्ट को खाना हो तो उसको सक करने में हेल्प करता है, इसलिए इनको लैबिएटेड बियर बोलते हैं, जिसको हम लेबिया का भी पार्ट मानते हैं। कुछ अदर फीचर्स बताए गए हैं यहाँ पर। जो ये बियर है लॉन्ग शैगी फर होता है एंड मेन इनका राउंड फेस होता है, लॉन्ग एंड सिकल शेप्ड क्लॉज होते हैं, एंड जो बियर्स आर लैंकियर देन ब्राउन एंड एशियन ब्लैक बियर्स, दे शेयर द फीचर्स ऑफ इंसेक्टिवोरस मैमल्स। तो बेसिकली इंसेक्टिवोरस मैमल्स होते हैं और दे आर ह्यूज, दे हैव लॉन्ग लिप्स, दे हैव लॉन्ग ईयर्स एंड लॉन्ग बॉडी। इनका ब्रीडिंग सीजन देखते हैं। जो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है वो ड्यूरिंग स्प्रिंग होता है एंड अर्ली समर, जहाँ पर एंड ऑल्सो विंटर के स्टार्टिंग में ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। हैबिटेट देखते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये स्लोथ बियर हमें इंडिया टेम्परेट क्लाइमेट जोन ऑफ भूटान, श्रीलंका एंड तराई रीजन ऑफ नेपाल में मिलते हैं। किस एरिया में पाए जाते हैं ये? मोस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेंगे, स्क्रबलैंड्स में, सवानाज में, दैट इज इन अफ्रीका, ग्रासलैंड्स बिलो 1500 मीटर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटिक कंडीशन में स्लोथ बियर मिल जाएंगे। दे आर ऑल्सो फाउंड बिलो 300 मीटर इन ड्राई फॉरेस्ट इन श्रीलंका। हाउएवर बांग्लादेश में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से नहीं, सिर्फ बांग्लादेश से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अगर कोई पूछे कि इट इज़ UPSC में अगर क्वेश्चन आता है कि हैज़ स्लोथ बियर बीइंग एक्सटिंक्ट, तो नो, इट हैज़ नॉट बीन एक्सटिंक्ट, इट इज़ जस्ट एक्सटिंक्ट इन बांग्लादेश ओनली। नेक्स्ट इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ रोमन ट्रेड सेटलमेंट। तो UK के आर्कोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एक्सकवेशन किया है और वहाँ पर हमें रोमन एम्पायर से रिमेन्स मिले हैं, जो कि हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें लेकर जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो पास्ट है वो रोमन एम्पायर से ड्राइव्ड है। यहाँ पर एक ट्रेडिंग सेटलमेंट होती थी नियर साउथ नॉर्थैम्पटनशायर, तो यहाँ पर हमें मिला है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी माइन्यूट डिटेल है, कितनी प्रॉपर प्लानिंग से सेटलमेंट बनती है एंड कैसे वहाँ के जो पुराने लोग थे वो रहते थे। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सकवेशन है, ये हुई है आयरन एज विलेज में, जो कि रोमन एम्पायर थे इसको आयरन एज विलेज बोलते हैं, जो बाद में रोमन ट्रेडिंग सेटलमेंट के नाम पर बन गई थी एंड बोला जा रहा है कि 18th सेंचुरी से ये बिलोंग कर रही है। अब ओरिजिनल देखते हैं यूज सेटलमेंट का क्या हुआ था। ओरिजिनल जो आयरन एज थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो विलेज है वो 30 राउंड हाउसेज में बनाई गई थी एंड ये जो हाउसेज है ये रोड साइड के अलोंग थे, जिसको हम आयरन एज रोड भी बोलते हैं एंड ये जो साइट है इसको हम ब्लैक ग्राउंड्स भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सोइल भी मिलती है। और ये जो विलेज है ये लोकेटेड है एजकोट एंड चिपिंग वार्डन के पास, और जो हाउसेज हैं उनको माना जा रहा है कि 400 BC में कंस्ट्रक्ट किए गए थे एंड जो सेटलमेंट है बाद में बहुत रिच वेल्दी रोमन एम्पायर में, रोमन ट्रेडिंग टाउन में डेवलप हो गई थी। एक्सपेंशन देखते सेटलमेंट का, कैसे सेटलमेंट ग्रो हुई, कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में पहुंची। जो डिस्कवरी है जो भी की गई है उसमें पता चला है कि जो सेटलमेंट है वो धीरे धीरे ही ग्रो हुई है, धीरे धीरे एक्सपैंड हुई है, धीरे धीरे ही रिच हुई है और प्रॉस्परस भी हुई है। जैसे जैसे नए स्टोन के हाउसेस बन रहे थे या बिल्डिंग्स बन रही थी, रोड्स बन रही थी, तभी जो सेटलमेंट है वो और ज़्यादा ग्रो कर रही थी। यहाँ पर हमें 10 मीटर वाइड रोमन रोड भी मिली है, जिसको एक्सेप्शनल इन साइज माना जा रहा है क्योंकि 10 मीटर वाइड बहुत चौड़ी रोड होती है, तो यहाँ पर हमें वो भी पाई गई है। कुछ और फाइंडिंग्स देखते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सेरों ने फाउंड किया है कि यहाँ पर हमें किल्स, वर्कशॉप्स, फाइव रेड कलर्ड अर्थ एंड ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड वेल्स भी मिली हैं। जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन इज वॉज फेमस फॉर वेल्स, तो यहाँ पर भी हमें वेल मिली है। एंड यहाँ पर एक्टिविटीज़ कौन सी हो रही थी? यहाँ पर ब्रेड मेकिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, मेटल वर्क हो रहा था, जो कि बता रहा है कि उस टाइम पे ये काम चल रहा था। कॉइन्स भी मिले हैं हमें, ग्लास वेसल्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, पोइट्री मिली है एंड एविडेंस ऑफ मेकअप भी हमें मिला है। जो वहाँ की कॉस्मेटिक है वो भी हमें उसका पता चल रहा है कि कैसे लोग रहते थे, कैसे मेकअप यूज़ करते थे, क्या खाना खाते थे, किन बर्तन में वो खाना खाते थे, कैसे बर्तन होते थे, तो हर एक चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर पता चल रहा है। हमें यहाँ पर ट्रेसेस मिले हैं। कुछ मिनरल्स भी मिले हमें, जैसे कि मिनरल गालिना, लेड सल्फायर वॉज ऑल्सो फाउंड।
बाद में जो सब्सटेंसेस होते थे इसको ऑयल के साथ मिक्स करते थे एंड मेकअप की तरह यूज़ करते थे। तो दिस वॉज अ योर ऑर्गेनिक मेकअप जिसको हम बोलते हैं, लेकिन आज का जो मेकअप है दैट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड वेरी पॉइजनस फॉर योर स्किन। अब रोमन एम्पायर के बारे में देखते हैं। रोमन एम्पायर एक पोस्ट रिपब्लिकन पीरियड था एंशिएंट रोम का। यहाँ पर टेरिटोरियल होल्डिंग्स होते थे, जो लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी वो होल्डिंग्स एक्वायर करते थे, एंड इट बिलोंग्स टू मेडिटेरियन सी इन यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। So this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and don't forget to write us to us at info@officerbeta.com so that we can give you some practice questions for mains and you can start your main preparation side by side. So that was it for today. So thank you very much and all the best.